हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये नया एक्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड आज हम इसके सिर्फ बेसिक्स ही रीड करेंगे। ठीक है। तो दो वर्ड आते हैं, एक आता है नेगोशिएबल और एक आता है इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल एंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट हमें मनी रिसीव करने का राइट होता है। तो यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया, ऐसा ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट या पेपर जिसके अगेंस्ट हमें मनी रिसीव करने का राइट होता है। ठीक है। इस एक्ट में बेसिकली 3 टाइप्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही हम रीड करेंगे। फर्स्ट आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, सेकंड आता है प्रॉमिसरी नोट और थर्ड आता है चेक। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज को हम BE भी बोलते हैं एंड यहाँ पर एक बिल रिसीवेबल होता है और एक बिल पेबल होता है। बिल रिसीवेबल जो क्रेडिटर होता है उसके लिए वो क्या होगा, बिल रिसीवेबल, एंड यहाँ पर जो डेटर होगा उसके लिए वो बन जाएगा बिल पेबल। लेकिन प्रॉमिसरी नोट को हम प्रो नोट बोलते हैं और ये एक ही होता है, इसमें पेबल रिसीवेबल नहीं होता। वैसे ही चेक के अंदर भी पेबल रिसीवेबल नहीं होता। ठीक है। अब इसकी पूरी प्रोसेस कैसे होती है आपको इस चार्ट से समझ में आ जाएगा। आपको एक साइड में यहाँ पे ए दिख रहा है जो कि एक सेलर है, दूसरी तरफ बी यहाँ पे एक बायर है। यहाँ पर सेलर ने बायर को 10,000 रुपीज़ की क्रेडिट सेल की। ठीक है। एंड उसने क्या किया, यहाँ पर 3 मंथ का उसको क्रेडिट पीरियड अलाउ किया। ठीक है। अब यहाँ पर सेलर के पास में कुछ तो गारंटी होनी चाहिए कि उसे अपना मनी वापस मिल जाएगा, इसलिए उसने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट लिखा एंड वो इशू कर दिया बायर के फेवर में। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट बेसिकली किसके लिए होता है, पे मी और माई ऑर्डर, मतलब सेलर को या फिर सेलर की ऑर्डर पे जिसको वो बोलेगा उसे पेमेंट करना पड़ेगा बायर को आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है। इसकी 2 कॉपीज इसने क्या किया, बायर को भेज दिया एंड अब जब ये बायर को भेजेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस, मतलब बायर के एक्सेप्टेंस के लिए उसने वो जो इशू था वो कर दिया बिल। ठीक है। अब बायर ने क्या किया, उन 2 कॉपीज में से एक कॉपी तो साइन करके अपने पास में रख ली और एक कॉपी यहाँ पर सेलर को वापस भेज दी। ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉपी उसने अपने पास में रखी साइन करके, तो वो हो गया बिल पेबल बायर के लिए, एंड सेलर के लिए जो एक कॉपी उसने भेजी उसको, वो सेलर के लिए क्या बन गया, बिल रिसीवेबल। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये सेलर होगा वो होता है क्रेडिटर और उसको हम ड्रॉवर भी बोलते हैं। ड्रॉवर किस लिए, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट को लिखा है। ठीक है। एंड बायर को यहाँ पे डेटर बोलेंगे क्योंकि वो डेटर है, उसको पेमेंट करना है एंड उसको हम ड्रॉवी भी बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमने कुछ टर्म्स देखी इसके अंदर, ड्रॉवर, ड्रॉवी, क्रेडिटर, डेटर, बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन मैच्योरिटी। बी क्या है, या तो पेमेंट कर सकता है या फिर डिनाई कर सकता है। अगर वो पेमेंट कर देगा तो हम क्या बोलेंगे, बिल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो एक और टर्म हमने रीड की, डिस्चार्ज। और अगर वो पे नहीं करता तो वो बिल डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है जहाँ पर ए क्या करता है, उसका कोई और क्रेडिटर है सी क्या है, क्रेडिटर ऑफ ए है। ठीक है। तो ए को सी को पेमेंट करना था, तो उसने क्या किया, पेमेंट करने की जगह पर उसको जो बिल था जो उसको बी से मिला था BR, उसने वो ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एंडोर्स करना। ठीक है। एंड हो सकता है सी अपने क्रेडिटर को आगे एंडोर्स कर दे, तो ये सी अगर डी को भी एंडोर्स कर सकता है। ठीक है। अब ऑन मैच्योरिटी क्या होगा, जो डी है वो बी से इसका पेमेंट मांगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन ड्यू डेट। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी चेन चलती है। ठीक है। अब यहाँ पर बी है, या तो वो डी को डिस्चार्ज कर देगा एंड जो BRBP है वो कैंसिल हो जाएंगे, या फिर उसका जो बिल है वो डिसऑनर हो जाएगा। अब मान लो अगर डिसऑनर हो गया तो डी यहाँ पर जाके और सी से ये अमाउंट है वो क्लेम कर सकता है, क्योंकि सी ने यहाँ पर डी को वो एंडोर्स किया था। ठीक है। तो इसके साथ अगेन हमारा एक और कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है एंडोर्समेंट का। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स किसको बोलते हैं, मान लो यहाँ पर ए ने क्या किया, सी को यहाँ पर एंडोर्स कर दिया, सी ने डी को एंडोर्स कर दिया एंड डी ने ई को एंडोर्स कर दिया। ऑन मैच्योरिटी ई है वो बी के पास में गया, लेकिन बी ने देने से पेमेंट डिनाई कर दिया। लेकिन जब ई है वो वापस डी के पास में गया यहाँ पे बैक, तब तक डी की यहाँ पे डेथ हो चुकी थी, तो वो क्या करेगा, सी के पास क्या जा सकता है, हाँ वो जा सकता है और इसको सी से क्लेम कर सकता है। अगर ई सी से क्लेम करता है तो ई को हम क्या बोलेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है। होल्डर इन ड्यू कोर्स किसे बोलते हैं, जो होल्ड करता है किसी बिल को फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन एंड इन गुड फेथ। वैल्यूएबल कंसिडरेशन का मतलब क्या है, डी को यहाँ से पेमेंट कुछ लेना था, उसके कंसिडरेशन में उसने बिल को होल्ड किया, इसलिए हो गया ये वैल्यूएबल कंसिडरेशन।
एंड इन गुड फेथ का मतलब क्या है कि डी अगर चोरी करके वो बिल लाया था लेकिन ई को मालूम नहीं था कि उसने चोरी किया है, तो ई यहाँ पर गुड फेथ में काम कर रहा है, तो वो यहाँ पर जो अमाउंट है फिर भी क्लेम कर सकता है क्योंकि वो गुड फेथ में यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अब ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मतलब कि जो ई है उसके पास में एक राइट होता है अगेंस्ट ऑल द प्रायर पार्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर। इसका मतलब क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज़ अ राइट अगेंस्ट ऑल द प्रायर पार्टीज इन द केस ऑफ डिसऑनर। मतलब अगर बिल डिसऑनर हो जाए, बी पेमेंट से मना कर दे, तो ई जितनी भी प्रायर पार्टीज थी, डी है, सी है, सबसे क्लेम करने का राइट रखता है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा आज बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था बिल ऑफ एक्सचेंज का। अगेन हम अगली क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो थैंक यू सो मच।